स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल निजी क्षेत्र सहयोगी फोरम 2025 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ए बंगलुरु, बी श्रीनगर, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नई दिल्ली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल निजी क्षेत्र सहयोगी फोरम 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया था। यह कार्यक्रम 25 से 27 मार्च 2025 तक आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने मेजबानी की। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन पीएम जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है? ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सी नीति आयोग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार संस्था है। अतः विकल्प ए सही है। राष्ट्रीय स्तर पर PMJAY को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की गई है। राज्यों में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण या राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण परिचालन स्वायत्ता के साथ एक सोसाइटी या ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें गैर SECC लाभार्थियों को कवरेज प्रदान करना शामिल है। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए विश्व आर्थिक मंच द्वारा, बी विश्व बैंक द्वारा, सी विश्व व्यापार संगठन द्वारा, डी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विश्व बैंक द्वारा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक या लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने तथा वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं में मदद हेतु बनाया गया है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को लॉन्च किया है? ए पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सी वाणिज्य मंत्रालय, डी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वाणिज्य मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की गई है, जो निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने में मदद करेगी। अतः विकल्प सी सही है। इस प्रणाली को औद्योगिक सूचना प्रणाली तथा राज्य GIS के साथ एकीकृत करके विकसित किया जा रहा है। IIS पोर्टल राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों या क्लस्टरों का GIS आधारित डेटाबेस है। भूमि बैंक प्रणाली निवेशकों को सूचना एकत्र करने और विभिन्न हितधारकों से मंजूरी प्राप्त करने हेतु कई प्लेटफॉर्मों या कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ई-संजीवनी है? ए दवाओं की ऑनलाइन खरीद हेतु पोर्टल, बी आयुर्वेदिक दवाओं का विश्वकोश, सी टेलीमेडिसिन पहल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, टेलीमेडिसिन पहल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह डॉक्टर टू डॉक्टर टेली परामर्श संबंधी प्रणाली है, जिसका कार्यान्वयन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। अतः विकल्प सी सही है। गौरतलब है कि इसके तहत वर्ष 2022 तक हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए देश भर के सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में टेली परामर्श प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इस मॉडल में राज्यों द्वारा पहचाने एवं स्थापित किए गए चिकित्सा कॉलेज तथा जिला अस्पताल हब के रूप में कार्य करेंगे और वे देश भर के स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों यानी स्पोक को टेली परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिकार्डियन समतुल्यता प्रस्ताव को परिभाषित करता है? ए कराधान और उधार व्यय के वित्त पोषण के बराबर साधन है। 2 वह धन जिसे भविष्य में उपयोग के लिए मुद्रा के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। सी एक प्रणाली जिसमें केंद्रीय बैंक बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर निर्धारित करने की अनुमति देता है। डी मुद्रा की मध्यस्थता के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रिकार्डियन समतुल्यता वह सिद्धांत जिसमें उपभोक्ता अनुमान लगाते हैं कि आज की सरकारी उधारी का मतलब है कि भविष्य में कर्ज चुकाने के लिए सरकार कर में वृद्धि करेगी और तदनुसार वह अपनी खपत को समायोजित करेगा, ताकि इसका अर्थव्यवस्था पर वैसा ही प्रभाव हो जैसा आज कर में बढ़ोतरी पर पड़ता है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक का सह प्रकाशक नहीं है? 1 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, 2 संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय, 3 विश्व व्यापार संगठन, 4 इनसीड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक नवाचार सूचकांक को कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इनसीड और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, इसके द्वारा सह प्रकाशित किया गया है। यह अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है, अतः विकल्प बी सही है। GII के 2 उपसूचकांक, पहला नवाचार इनपुट उपसूचकांक तथा दूसरा इनोवेशन आउटपुट उपसूचकांक है। इसके अलावा इसके निर्धारण में 7 स्तंभ शामिल है। प्रत्येक स्तंभ 3 उपस्तंभों में विभाजित होता है, जो पुनः 80 संकेतकों में विभाजित होते हैं। अगला प्रश्न है, कायाकल्प पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। 2. यह स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक पहल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कायाकल्प योजना शुरू की गई है। इस पहल के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से अवगत कराया जाएगा और ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो अनुकरणीय प्रदर्शन करती हैं, साफ सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के प्रोटोकॉल के मानकों को पूरा करते हुए पुरस्कार और प्रशंसा प्राप्त करते हैं, अतः कथन 1 सही है। यह पहल केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू की गई थी, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने सितार का आविष्कार किया। 2. इसने तबला का आविष्कार किया। 3. इसने अरबी राग, एमन और घोर को भारतीय संगीत में शामिल किया। उपर्युक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अमीर खुसरो संगीत के सिद्धांत और व्यवहारिक प्रयोग में पारंगत थे। उन्हें सितार के आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। तबले के आविष्कार का श्रेय भी खुसरो को प्राप्त है। उन्होंने अरबी राग, एमन और घोर को भारतीय संगीत में शामिल किया, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इन्होंने जाति प्रथा की निंदा की। 2. यह औरंगजेब के समकालीन थे। 3. इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, नमाज, अजान पर गहरा प्रहार किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है या सत्य है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कबीर 15वीं सदी में एकत्व के विचारक के रूप में उभरे। इन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता की घोर निंदा की। इन्होंने जाति प्रथा तथा नस्ल संपत्ति से होने वाले भेदभाव का प्रबल विरोध किया, अतः कथन 1 सही है। कबीर किसी भी मुगल शासक के समकालीन नहीं थे, अतः कथन 2 असत्य है। कबीर ने एकत्व पर जोर दिया तथा मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, गंगा स्नान, नमाज और अजान सब पर तीव्र प्रहार किया। वह यौगिक आधारों से परिचित थे, अतः कथन 3 सत्य है। अगला प्रश्न है, तुर्क स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्होंने उच्च कोटि के गारे का इस्तेमाल किया। 2. इन्होंने गुंबद और मेहराब के साथ लिंटल और शहतीर पद्धति का उपयोग किया। 3. धर्म को बढ़ाने हेतु इन्होंने मानव व पशु आकृतियों पर विशेष बल दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से असत्य है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तुर्कों ने उत्तर भारत की इमारतों में उच्च कोटि के हल्के गारे का इस्तेमाल किया, अतः कथन 1 सत्य है। तुर्क शासक अपनी इमारतों में गुंबद और मेहराब पद्धति के साथ साथ लिंटन और शहतीर पद्धति का भी इस्तेमाल करते थे, अतः कथन 2 सत्य है। सजावट में विशेष रुचि रखने वाले तुर्क शासकों ने धार्मिक कट्टरता से बचाव हेतु मानव आकृतियों तथा पशु आकृतियों का इस्तेमाल किया और फूलों के डिजाइन तथा कुरान की आयतें लिखवाईं, अतः कथन 3 असत्य है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। 1. संपूर्ण विश्व प्राणवान है। 2. जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। 3. कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त सिद्धांत किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? ए. जैन धर्म, बी. लोकायत, सी. नियतिवादी, डी. थेरवादी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।